आज के पार्ट बी में कुछ हल्का फुल्का ये 1037 की को तो एडजस्टमेंट कर लेंगे, और आज हमने ज़्यादा, हाँ कल तो आना है लेकिन कल तो फाइनल अकाउंट और बहुत सारा चल रहा है। अच्छा, समवन इज़ आस्किंग अ क्वेश्चन के ये ज़रा जो डिस्क्लोजर है हमारा खूबसूरत सा विच रिलेट्स टू चीफ एग्जेक्टिव की रिम्यूनरेशन वगैरह, तो इन चीज़ों का हल तो यही है भाई, बार बार देखें। और नोट्स के अंदर जो कल अपलोड किए थे बड़ा वाजे करके बताया गया था, पहले इधर जाएं फिर इधर जाएं फिर इधर जाएं। तो एक मिनट मैं सवाल का जवाब दे दूं पहले फिर। तो बस एक हेडिंग सी है पेज 593 पर, हेडिंग बनेगी रिम्यूनरेशन ऑफ चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर, डायरेक्टर्स एंड एग्जेक्टिव्स। डायरेक्टर्स में फिर आगे एग्जेक्टिव डायरेक्टर भी हो सकते हैं, नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर भी हो सकते हैं। वैसे जो एग्जेक्टिव्स होते हैं वो होते हैं जिनकी साल की तनख्वाह 12 लाख से ज़्यादा है। अब एक टेबल सा जहन में लाएं, इसमें उनकी तनख्वाहें, बोनस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, कैश बेनिफिट्स सारे इधर हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि किसी और का कैश मिल रहा हो वो आप नीचे शो ना कर सकें। कल हमने देखा था नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर को कैश मिल रहा था जो आप पूछ रहे थे, वो हमने नीचे शो कर दिया था। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, बस शो करना है, तहसीन शो करना है बस। तो इसके बाद हाँ, जो नॉन कैश बेनिफिट्स हैं, गाड़ी है, घर है, वो सारी चीज़ें हैं, वो इन एनी केस आपने यहाँ पे शो करनी है। तो अगला चैलेंज ये कि इनके नाम याद करने हैं और टाइम पे आना है, तो उसके लिए अब यही किया जा सकता है कि बार बार पढ़ लिया जाए। तो बार बार पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह याद भी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो आप मुझे कोई कमरा दें जहाँ खामोशी हो, 5-10 मिनट बिठाएं, मैं आपको ये याद करके सुना दूंगा। तो मेरे ख्याल से आप भी इसी तरह हैं, कोई कमरा आपको मिले, 5-10 मिनट आप लगाएं उधर। तो कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ एग्रीगेट अमाउंट चार्ज बाय कंपनी शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली। पहला कॉन्सेप्ट हो गया सेपरेटली, डायरेक्टर्स का अलग, चीफ एग्जेक्टिव का अलग, एग्जेक्टिव का अलग। एक तो उनकी तनख्वाहों की डिटेल देनी है टुगेदर विद नंबर, उनके नंबर बताने हैं। क्या क्या बताना है? फीस, मैनेजरियल रिम्यूनरेशन, कमीशन और बोनस, रीइंबर्सेबल एक्सपेंसेस इन द नेचर ऑफ अ परक्विजिट। अगर वो कोई कैश वगैरह है तो ऊपर वाले डब्बे में डाल देंगे, नॉन कैश हुई तो नीचे डाल देंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट्स आ गए ये सारे। इसके अलावा गाड़ी, घर, बंगला, कोई बिजली की सहूलत, कोई नॉन कैश बेनिफिट्स दिए हुए हैं। अगर इन कैश बेनिफिट्स हैं जैसे हाउस रेंट अलाउंस है, यूटिलिटीज़ अलाउंस है, तो वो ऊपर डब्बे में डाल दिया। और अमाउंट ऑफ एनी अदर सर्विसेज रेंडेड। हाँ हाँ, वो तो कोई मसला नहीं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस चेयरमैन का कॉलम डाल रही हैं, कुछ नहीं डाल रही। पेपर में दिया आपको, चेयरमैन दे दिया, उसका कॉलम अलग डाल दीजिएगा। इन एनी केस बस चेयरमैन का कॉलम अलग डाल दीजिएगा, एक डायरेक्टर का कॉलम डाल दीजिएगा, एक सीईओ का और एक एग्जेक्टिव का। बाकी फिर जो डायरेक्टर्स हैं वो एग्जेक्टिव और नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर अलग अलग कॉलम डाल सकते हैं। तो मैक्सिमम जो कॉलम बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं? नहीं, एक चेयरमैन का हो गया, डायरेक्टर हो गए एग्जेक्टिव और नॉन एग्जेक्टिव, और चीफ एग्जेक्टिव तो एक ही होता है, एक उसका कॉलम बन गया मोबाइल पे साथ इस्तेमाल करते हुए, और एक एग्जेक्टिव उसका बन गया। तो ये मैक्सिमम डेटा गिवन हो तो आप 5 कॉलम बना दें, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर खाली आप चेयरमैन की इंफॉर्मेशन नीचे भी देना चाहें तो ठीक है, लेकिन अगर चेयरमैन को भी 4-5 चीज़ें दी जा रही हैं तो ऊपर ही फिर कॉलम डाल देना बेहतर होगा। नहीं, ये कि इसी तो मैं इसी तो चलाने के लिए लगाए हुए हैं, वो वाला इसी यार बंद कर दो। अच्छा, चलें जी, आज एक सवाल करते हैं। पास पेपर का क्वेश्चन 1, कल की क्लास में क्वेश्चन 9 करना है, आज क्वेश्चन 1 करें। जी जी बिल्कुल, फाइनल अकाउंट का टाइम पे आया करो। पास पेपर क्वेश्चन 1 बी एस सेट नहीं, आज तो बस हल्का फुल्का ही होता है, वो जो हमारा 150 वाला टच होता है। पेज 647। अच्छा जी, तो ये एक सवाल है जिसमें उसने आपको सिर्फ बैलेंस शीट के आइटम्स दिए हुए हैं। जैसे कंसोलिडेशन हम करे होते थे तो सिर्फ बैलेंस शीट का डाटा दिया होता था। तो जब भी बैलेंस शीट का डाटा दिया होगा तो याद रखिएगा उसमें फिर आरईज पड़ी होती हैं, सेल्स और खर्चे नहीं पड़े होते। ऐसा ही है ना, जब बैलेंस शीट का डाटा दिया होता था कंसोलिडेशन में
तो पहले 10 दिन हमने सिर्फ बैलेंस शीट के सवाल किए थे, तो उसमें आरी पड़ी होती थी। तो आरी से मुराद होता था सेल्स और परचेज सब नेट होके इस साल की आरी निकल चुकी भी है। तो पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस का मतलब है इस साल के प्रॉफिट्स कैलकुलेट होके आरी में पड़े हुए हैं। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल का मतलब है इस साल के प्रॉफिट्स लिखें कैलकुलेट होकर आरी में पड़े हुए हैं। जी लेट आने की वजह, इस साल के प्रॉफिट्स कैलकुलेट होकर आरी में पड़े हुए हैं। अच्छा, भाई अब जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज, तो इसलिए ज़रा अटेंटिव रहिएगा। एसी कौन कौन सा बंद करवाना है? वो वाला, ये दोनों ज़रा बंद करवा दें यार एसी, बाकी किसी को फिर गर्मी लगे तो आगे पीछे शिफ्ट हो जाए। कैश एट बैंक एंड इन करंट अकाउंट, बहुत ज़्यादा फिर मसला हो जाएगा, पीछे चले जाओ जहाँ बंद हो रहे हैं। कैश एट बैंक इन करंट अकाउंट, मस्जिद में एसी मैंने, मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कभी बंद करवाया हो, सब चेंज कर लेता हूँ। तो यही हम कर सकते हैं, हम हर जगह मैनेजमेंट में तो नहीं घुस सकते ना, और डिस्टर्ब करना। कैश एट बैंक करंट अकाउंट में और कैश एट बैंक सेविंग अकाउंट में, तो ये भी एसेट है, ऑब्वियसली ये भी एसेट है हमारा। कैश एट बैंक, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जिसमें इंटरेस्ट मिलता है। स्टॉक एंड ट्रेड हमारे पास पड़ा हुआ है, डेटर है हमारे, और ऑब्वियसली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट साइड पे नज़र आ रही है। और एडवांस हमने दिए हुए हैं सप्लायर्स को, तो एडवांस हमने दिया हुआ है सप्लायर को, इसे कहते हैं राइट टू रिसीव गुड्स। सप्लायर से चीज़ें लेनी होती हैं, राइट टू रिसीव गुड्स। हमने किसी को एडवांस दिया हुआ है, उससे हमने चीज़ें लेनी है। जैसे सफ़े के टॉप पे मिसाल आप दे सकते हैं, होंडा कार्स ने जनरल टायर को एडवांस पैसे दिए हुए हैं, लिख लें कुछ नहीं होता, होंडा कार्स ने जनरल टायर को एडवांस पैसे दिए हुए हैं। इसकी एंट्री क्या की होगी? नहीं, रिसीवेबल तो नहीं, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट। होंडा कार्स ने जनरल टायर को एडवांस पैसे दिए हुए हैं टायर खरीदने के लिए। एडवांस टू स्टाफ, इट इज़ अ प्री पेमेंट। एम्प्लॉय को अगले महीने की तनख्वाह दे दी है, अगले साल की शायद तनख्वाह को दे दी है। एम्प्लॉय ने कहा होगा यार कोई मसला पड़ गया है, घर में बंदे बंदे लेके आ गए हैं, मुझे पैसे चाहिए, तो प्री पेमेंट टाइप चीज़ है। एडवांस टू स्टाफ, अगले, हो सकता है अगले साल की जुलाई की तनख्वाह दे दी है उसको, ये एक प्री पेमेंट है। तो राइट टू रिसीव, राइट टू रिसीव सर्विस। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, थोड़े अरसे के लिए पैसे रखवाए हुए हैं, ये करंट एसेट्स में हम ले जाएंगे। प्री पेमेंट्स हमारी आ रही हैं, प्रीपेड हो सकते हैं बिजली के बिल हों, हो सकता है प्रीपेड रेंट हो, कुछ भी हो सकता है, मिसाल ही दे रहा हूँ मैं ब्रैकेट में लेकर। करंट एसेट हमारा। सेल्स टैक्स रिसीवेबल है गवर्नमेंट से कोई, लैंड आ रही है मार्केट वैल्यू पे, ऑब्वियसली फिर सरप्लस भी नज़र आ रहा होगा किताबों में, और अगर लॉस हुआ तो P&L में चला गया होगा। फर्नीचर आ रहा है उसकी कम रिडक्शन आ रही है, मशीन आ रही है उसकी कम रिडक्शन आ रही है, बिल्डिंग आ रही है उसकी कम रिडक्शन आ रही है, सॉफ्टवेयर आ रहा है उसकी अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन आ रही है। DTL है क्योंकि लाइबिलिटी साइड पे नज़र आ रहा है। मैंने आपको कहा था नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में शो किया करना है, क्योंकि इसमें करंट नॉन करंट का चक्कर नहीं होता। शॉर्ट टर्म लोन है, ये करंट लाइबिलिटीज़ में शो हो जाएगा। अकाउंट्स पेएबल हैं, ये भी करंट लाइबिलिटीज़ में चले जाएंगे। एक्रूड लाइबिलिटीज़ जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पेएबल, बिजली का बिल पेएबल, IS 12 में होते थे, बिजली के बिल पेएबल, रेंट पेएबल। ये CTP है, CTP के साथ प्रोविजन फॉर टैक्स का लफ्ज़ इसलिए आता है कि ये टैक्स अभी पेएबल है गवर्नमेंट को। प्रोविजन फॉर टैक्स। इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल आ रहा है, 40 मिलियन शेयर्स हैं, ₹10 ईच के, क्योंकि 400 मिलियन तो कैपिटल है, कंसोलिडेशन पड़ी हुई है, सारी चीज़ें पता है।
सरप्लस आ रहा है फिक्स्ड एसेट के ऊपर। इस सरप्लस को रिटेन अर्निंग में तो हमने ट्रांसफ़र करना नहीं, क्योंकि लैंड जो है वो रीवैल्यू हुई हुई है, तो लैंड पे डेप्रिसिएशन तो होती नहीं। तो जब कभी डेप्रिसिएशन आती है तभी डेप्रिसिएशन में एक्स्ट्रा डेप्शन पड़ी होती है और फिर एंट्री होती है सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। तो बस ये सरप्लस ही नज़र आ रहा है बैलेंस शीट में, रिटेन अर्निंग्स आ रही हैं। तो रिटेन अर्निंग्स में ऑब्वियसली मैंने ऊपर आपको लिखवा दिया है कि पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल का मतलब ये है कि इस साल के सेल्स और ख़र्चे आपको नज़र नहीं आ रहे ट्रायल में, वो सारे आरी में पड़े हुए हैं। तो इस साल के सेल और खर्चे सारे आरी में पड़े हुए हैं। पेज नंबर 647 है। सवाल की रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर अ बैलेंस शीट अलॉन्ग विद द नोट्स शोइंग ऑल पॉसिबल डिस्क्लोजर्स। जो डेटा है उससे डिस्क्लोजर बना दें, पिछले साल की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। ये आपको भी समझ नहीं आएगा क्योंकि ये भी हमने पढ़ा ही नहीं। बहरहाल हमने नोट्स बनाने हैं और हमने बैलेंस शीट बनानी है। तो जब कभी सवाल में नोट्स आ जाए ना, तो फिर जो एडजस्टमेंट्स हैं वो एरर्स टाइप की नहीं होती। एक हमने सवाल किया था पास पेपर का क्वेश्चन 6 फिग्स, वो सवाल P&L के नोट्स मांगे थे, सेल का नोट, कॉस्ट ऑफ सेल का नोट। एक हम सवाल करें आज बैलेंस शीट का, जिसमें बैलेंस शीट के नोट्स मांगे हुए हैं। तो ये बैलेंस शीट के नोट्स का सवाल है और वो P&L के नोट्स का सवाल था। अब इसमें जो एडजस्टमेंट्स होंगी उसमें कहीं नहीं लिखा होगा हैज़ बीन डेबिटेड, हैज़ बीन क्रेडिटेड, इज़ टू बी रिकॉर्डेड, वेरी रेयर। किसी एडजस्टमेंट में ऐसा लिखा नहीं होगा। बस जो डिस्क्लोजर है उनके एतबार से एडजस्टमेंट्स दी होंगी। सिंपल एक इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा आपको, कुछ करने को नहीं कह रहा होगा, डिस्क्लोज करनी है बस यूज़र्स को। पहली रिवैल्यूएशन लैंड की हुई थी 2011 में, 4-5 साल पहले, और एक सरप्लस आया था 120, और वही आज तक किताबों में पढ़ा भी हुआ है, 120 का ऊपर नज़र आ रहा है। वैल्यूएशन वॉज कैरिड आउट अंडर मार्केट वैल्यू बेसिस। मार्केट वैल्यू हमने इसकी लगवाई थी इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से। इस इंडिपेंडेंट वैल्यूअर का नाम वगैरह बस हमने नोट के अंदर अभी जाके बताना है कि किससे वैल्यू लगवाई थी। एडिशन, डिस्पोजल और डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का डाटा अवेलेबल है। ये तो इंशाल्लाह जब सवाल खुलेगा हम देख लेंगे। ये एडिशन डिस्पोजल का डाटा अवेलेबल है। आधे जो डेटर हैं वो सिक्योर्ड हैं, उन्होंने सिक्योरिटी रखवाई भी है और इंशाल्लाह वो पैसे देंगे भी, कंसिडर्ड गुड। कोई उम्मीद नहीं कि वो पैसे लेके भागेंगे। भाईजान एक एक बात इंपॉर्टेंट है, इट डजंट मीन कि हम आराम आराम से कर रहे हैं तो समझ नहीं चीज़ें। आधे डेटर सिक्योर्ड हैं, ये बातें बढ़ जानी हैं फिर। आधे डेटर सिक्योर्ड हैं यानी इन्होंने सिक्योरिटी जमा कराई हुई है और इन्हें इंशाल्लाह इन्होंने पैसे देने ही हैं, क्योंकि सिक्योरिटी वाले पैसे लेके भाग नहीं सकते। बाकी फिर अगर आधे सिक्योर्ड हैं तो बाकी सारे अनसिक्योर्ड हैं। उन अनसिक्योर्ड में से 10% ऐसे हैं जो हमारा ख्याल है पैसे लेके भाग जाएंगे। IAS 12 में हमने पढ़ा था बैडेड एक्सपेंस एक चीज़ होती है, वो है 1 मिलियन, और बैडेड रिटर्न ऑफ है 1.4। अब कहीं नहीं अंग्रेजी में लिखा हुआ बैडेड आर टू बी रिटर्न ऑफ, कोई ऐसी अंग्रेजी नहीं आ रही, बैडेड आर टू बी रिटर्न ऑफ। वो सवाल और होते हैं जिसमें आपने रेक्टिफाइंग एंट्रीज करनी होती हैं। वो हमने पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 किया था, उसमें रेक्टिफाइंग एंट्रीज करनी थी। इसमें तो सिर्फ ये बता रहा है कि सब कुछ मैंने कर दिया हुआ है। इस तरह के वो सवाल होते हैं विच नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ। पास पेपर का क्वेश्चन 11 किया था हमने, ठीक है। ये वो रेक्टिफाइंग एंट्रीज के तो सवाल ही डिफरेंट होते हैं। रेक्टिफाइंग हैज़ बीन इंक्लूडेड इन अदर इनकम हैज़ बीन इंक्लूडेड इन अदर इनकम, ये अदर इनकम में पड़ा हुआ है। तो ये तो सवाल ही और होते हैं जिसमें रेक्टिफिकेशन की एडजस्टमेंट सारी होती हैं। जैसे डेप्रिसिएशन हैज़ बीन ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड, ये तो सवाल और होते हैं। इसमें तो रेक्टिफाइंग एंट्रीज करनी होती हैं। क्वेश्चन 11 में हमने रेक्टिफाइंग एंट्रीज की थी। अब ये जो सवाल है पास पेपर का क्वेश्चन 1, इसमें अंग्रेजी में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इट हैज़ टू बी डन। तो दो इंडिकेशंस होती हैं कि रेक्टिफाइंग एंट्री का सवाल नहीं आया। एक इंडिकेशन ये होती है कि सवाल में मांगे होते हैं नोट्स, तो जब नोट्स मांगे हों तो उसकी अंग्रेज़ी बड़ी धीमी धीमी चलती है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसका मतलब ये नहीं अब आपने वो करना है, जो हो गया वो बता रहे, आपने उसे करके दिखाना है कि डिस्क्लोजर्स में कैसे आएगा। आपने इनको सही नहीं करना। एक जनरल एंट्री मैं नहीं करूँगा पूरी क्लास में हमने जनरल एंट्रीज तो नहीं करनी आज, इन चीज़ों को सिर्फ डिस्क्लोज करना है। ये नहीं कि एडिशन डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं हुई, बस सिंपल बातें करें। फर्नीचर ऑफ वर परचेज ऑन जकम अप्रैल, इट डजंट मीन के नॉट रिकॉर्डेड, बस सिंपल इंफॉर्मेशन दे रहा है।
और ये इंशाल्लाह जब मैं नोट बनाना शुरू करूँगा ना, तो मज़े की बात है, इनको मैं कैरी डाउन बैलेंसेज लूँगा 6500 कम रिडक्शन के। मैं क्यों कैरी डाउन बैलेंसेज लूँगा? पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल सब कुछ क्लोज हो चुका है, कम रिडक्शंस निकल चुकी हैं, डेफर्ड टैक्स निकल चुका, सब सरप्लस रिकॉर्ड हो चुके, सीटी निकल चुका, इसलिए प्रोविजन फॉर टैक्स आ रहा है, सब एंट्रीज हो चुकी हैं, प्रोविजंस कैलकुलेट हो चुकी हैं, सब हो चुका। पोस्ट क्लोजिंग के बाद का ट्रायल आपको दे रहा हूं, कहते हैं बस सब हो चुका है, आपने सिर्फ डिस्क्लोजर बनाने हैं। सर कैसे पता चला करेगा हमें? एक तो अंग्रेजी में नहीं लिखा होगा टू बी, हैज टू बी, और दूसरा सवाल की रिक्वायरमेंट होगी नोट बना दें। सारे एडवांसेस जो सप्लायर के हैं वो गुड हैं, यानी उनसे इंशाल्लाह चीज़ें आ जाएंगी, जनरल टायर वालों से टायर आएंगे, परेशान ना हो। हाँ थोड़ा सा मसला है उसमें से कुछ बाद में आनी है, तो करंट नॉन करंट की बहस कर लेंगे। कैश एट बैंक सेविंग अकाउंट के अंदर जो है इंटरेस्ट हमें मिल रहा है 3% से 7%। इट डजेंट मीन इट इज़ टू बी रिकॉर्डेड कि 3% या 7% में से आप पूछें कौन सा इंटरेस्ट लूँ और कितना पैसा रखवाया था उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, कहीं नहीं लिखा हुआ। तो ये बता रहा है बस इतना इंटरेस्ट बस हो चुका हुआ है, ये इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड होगी और ये इस साल के प्रॉफिट्स में पड़ी होगी। सर आपको कैसे पता चल रहा है? सब हो चुका है, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल सब कुछ हो चुका है। सर फिर भी बताएं कैसे पता चल रहा है? इज़ टू बी रिटर्न ऑफ, इज़ नॉट टू बी रिटर्न ऑफ, इज़ टू बी रिकॉर्डेड, हैज़ टू बी रिकॉर्डेड नहीं लिखा हुआ सवाल के अंदर। सर फिर भी बताएं कैसे पता चल रहा है? नोट्स सवाल में लिखे हो ना, नोट्स बनाने हैं, तो नोट्स में फिर जो सही करना है वो नहीं हमें बताएगा, बस जो हो चुका है वो हमें बता रहा होगा ताकि हम उसे डिस्क्लोज कर दें। ऑथराइज शेयर कैपिटल इतना है 500 मिलियन, वो तो हमारी किस्मत, अभी तक हमें पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो उसमें से हमने 400 मिलियन का सरमाया इकट्ठा किया हुआ है, बाकी ऑथराइज शेयर कैपिटल तो ज़्यादा है। सो दैट इज़ अ क्वेश्चन। अब हमने सवाल पढ़ लिए, अब हम चलते हैं और जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो है वो देख के आते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट के लाइन आइटम्स क्या होते हैं, और फिर हम कोई कैश एंड बैंक का नोट ढूंढ लेंगे, कोई पीपीई का नोट ढूंढ लेंगे, कोई डेटर का नोट नज़र माराएंगे क्या कैसे बनता है, कोई नज़र माराएंगे बस, हाँ ये कोई 2-4 नोट हैं, कोई ये एक तो पीपीई का नोट है पुराना मशहूर ज़माना, एक डेटर का नोट है, और एक ये कोई करंट अकाउंट में पैसे और डिप्स में पड़े हुए हैं, इनको देख लेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है अब उसके लिए हमें किसी पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी किताब में ही ऑलरेडी अवेलेबल हैं चीज़ें। तो इनको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं और सवाल शुरू करते हैं। भाई अपनी अपनी छतरी अपने पास रखें, कंपनी जिम्मेदार नहीं है, बंद करके छतरी अपने पास रखें। इसका टेम्परेचर भाई कर दो 23-24। पेज नंबर 580। ऑथराइज शेयर कैपिटल आएगा जी सबसे पहले, ज़रूरी नहीं ऑथराइज शेयर कैपिटल इशूड कैपिटल के बराबर हो, ये वाले का। आज हमें कैपिटल का नोट नहीं बनाना, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नई बुकें पुरानी हैं भाई, इसको भी करना है, नई बुकें पुरानी हैं, नई बुकें फिर निकाल लो, पेज नंबर 580। नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन, ये कौन से डिबेंचर हैं? इशू किए हुए हैं, परचेज किए हुए हैं, फाइनेंशियल लाइबिलिटी लिख लेना ब्रैकेट में, इशू किए हुए हैं, इनकी एंट्री होगी कैश डेबिट डिबेंचर क्रेडिट, इसलिए तो लाइबिलिटी में नज़र आ रहे हैं। तो लोन लिया हुआ है, लेकिन लोन लिया हुआ है, डिबेंचर इशू किए हुए, IFRS 9 वाले हैं ना, ये डिबेंचर इशू किए हुए हैं। लाइबिलिटीज अगेंस्ट एसेट सब्जेक्ट टू लीज, ये वो जो लॉन्ग टर्म पोर्शन होता है लीज का। डेफर्ड टैक्स आ रहा है लाइबिलिटी साइड पे, ग्रेचुटी पेएबल आ रही है एम्प्लॉयज़ को जो देनी है आपने, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी इसका नाम है असल, वो लिख लें।
प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, करंट पोर्शन ऑफ लीज, जाहिर बात है लीज लाइबिलिटीज आ रही है, उनका करंट पोर्शन आ रहा है, लॉन्ग टर्म लोन आ रहा है उसका, तो हम सैर कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं हमारे सवाल में ये सारी चीज़ें हों, लेकिन आने वाले सवालों में आएंगी। 14 तबक रोशन रखें, फाइनल अकाउंट को कंसोलिडेशन की तरह इंपॉर्टेंस दें प्लीज़। इधर शॉर्ट टर्म लोन है, थोड़े अरसे के लिए लोन लिया हमने, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं, ये देखेंगे, ट्रेड एंड अदर पेबल्स। भाईजान ये जो नोट है ना, ये वाला आज हमने बनाना है, ट्रेड एंड अदर पेबल्स। अदर पेबल्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। असल में ना ये जो ट्रेड एंड अदर पेबल्स है ना, ये आप लिखें कोई बैलेंसिंग टाइप चीज़ है। क्या मतलब, ये सारी चीज़ें नज़र आनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें उठा के हम कहाँ डाल दिया करेंगे, ट्रेड एंड अदर पेबल्स में। ये देखें, ये तो एक अलग से चीज़ है ना, करंट पोर्शन ऑफ लीज लाइबिलिटी, करंट पोर्शन ऑफ लोन, थोड़ा सा लोन लिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट हम देखेंगे, प्रोविजन फॉर लाइबिलिटीज़ एंड चार्जेस, जैसे वो लीगल केसेस होते हैं, ये इंटरेस्ट पेएबल है, ये अलग से फेस पे नजर आया करेगा, इंटरेस्ट पेएबल। ये अनपेड डिविडेंड है, अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड में हम फ़र्क देखेंगे इंशाल्लाह। ये डिविडेंड पेएबल्स हैं और ये सीटीपी है। इसका मतलब है बाकी सारी लाइबिलिटीज़ जो मेरी है ना, वो कहाँ क्लब हो जाया करेंगी। तो एक नोट हमें बनाया करेंगे हमेशा ट्रेड एंड अदर पेएबल्स का, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लब हो जाएंगी। तो ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में अदर पेएबल्स को बैलेंस शीट के फेस पे शो करें, या अदर पेएबल्स को नोट में जाके क्रेडिटर्स के साथ जमा कर दें, क्रेडिटर्स के साथ जमा कर दें। ट्रेड एंड अदर पेएबल्स तो क्रेडिटर्स हैं, अदर पेएबल्स बिजली के बिल पेएबल हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ये वेट कर लें, नोट 7 में जाके देखते हैं। तो इंशाल्लाह नोट 7 को आप टिक करें, इससे भी हम जाके देखेंगे नीचे ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, क्योंकि इसमें ना बची कुछ चीज़ें आया करेंगी जो भी करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाएं। आपको पता है P&L के फेस पे गिनी चुनी चीज़ें आती हैं, इसी तरह करंट लाइबिलिटीज़ में भी ये गिनी चुनी चीज़ें आती हैं। अब बड़े हो जाएं, अब बैलेंस शीट्स के फॉर्मेट्स हैं, अब आप जाएं किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आज उठा के देखें तो ये चीज़ें आ रही होंगी, कोई इक्का दुक्का चीज़ शायद ज़्यादा आ रही हो, वरना यही आ रही होती हैं। ये कॉन्टिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, ये असल में ना हम कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ को यहाँ शो कर देते हैं और डैश डाल के ना नीचे नोट में बता देते हैं कि ये मेरी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ हैं। तो कॉन्टिजेंसीज में कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं जो बैलेंस शीट में शो नहीं होती, हमेशा ही ज़ीरो होती हैं, लेकिन नीचे जाके इनका डिस्क्लोजर आ जाएगा कि कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं। एसेट्स में आओ, पहले वो करा देता हूँ। एसेट्स, पीपी, CWIP, राइट ऑफ यूज़, इंटेंजिबल्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो डेट में भी IFRS 9, परचेज ऑफ शेयर्स, परचेज ऑफ डिवेंचर्स। लिखा ना करें आप लोगों को, कौन सा सीरियस हैं आप लोग। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में भी IFRS 9, परचेज ऑफ शेयर्स, परचेज ऑफ डिवेंचर्स। ये कौन से लॉन्ग टर्म लोन है, ये लोन रिसीवेबल्स हैं, ये लोन रिसीवेबल्स हैं। किसी को मैंने लोन दिया हुआ है, होते थे लॉन्ग टर्म लोन्स, पेरेंट अक्सर सब्सिडरी को लोन दे देता था, तो ये तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना किसी की। लॉन्ग टर्म लोन रिसीवेबल, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, वापडा को कुछ जमा करवाए हुए हैं, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, ज़्यादा अरसे के लिए पैसे रखवाए हुए हैं। डेफर्ड टैक्स दोनों जगह तो नहीं आएगा, एक ही जगह आएगा, मैंने तो प्रेजेंटेशन के लिए दोनों जगह शो कर दिया, या लाइबिलिटी में आएगा या एसेट में आएगा, दोनों जगह तो नहीं आ सकता। कैरिड ऑन या लाइबिलिटी होगा या एसेट होगा। भाईजान इधर हमारा बैलेंसिंग है, एडवांसेस, डिपॉजिट, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। इधर बची कुछ चीज़ें हम यहाँ डाला करेंगे, बाकी मोटी मोटी चीज़ें इधर क्या आएंगी, स्टोर्स एंड स्पेयर्स आएंगे, पेचकस, प्लग, पाने बड़े होते हैं, ऐसे छोटी मोटी चीज़ें घर में, लूज टूल्स जिन्हें कहते हैं आप, और स्टॉक और डेटर, और लोन्स एंड, तो ये भी लिखें लोन रिसीवेबल वाले हैं, लोन रिसीवेबल। टैक्स रिफंडेबल फ्रॉम गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट से कोई टैक्स वापस लेने, और सबसे एंड पे कैश एंड बैंक बैलेंस, और फिर आ रहा है एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। अब प्री पेमेंट सारी इधर आ जाया करेंगी, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी प्री पेमेंट, एडवांस, किसी एम्प्लॉय ने आगे कहा सर मुझे एडवांस तनख्वाह दे दें, कोई और एडवांस दे दें, आपने किसी से चीज़ें ख़रीदनी हैं,
उसको एडवांस पकड़ा दिया, कोई थोड़े अरसे के लिए डिपॉजिट करा दिया बैंक में पैसे, और कोई भी फिक्स एसेट बेचे हैं उसके रिसीवेबल हैं। बट कोशिश ये करनी है कि स्टॉक, डेटर, कैश एंड बैंक, स्टॉक वो तो एक वन ऑफ चीज़ है ना, स्टोर वो तो इतने सवालों में नहीं आते। स्टॉक, डेटर, कैश एंड बैंक, हो सके तो इनकी तरतीब याद रख लीजिएगा। ये 4 चीज़ों की अच्छी बैलेंस शीट लगती है ज़रा। ऊपर स्टॉक हो, फिर डेटर हो, फिर एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स हों, और फिर कैश हो। इसकी ऐसे ही कुछ जहन में ज़रा एक कहानी सी बना सकते हैं कि दुकान में स्टॉक पड़ा हुआ है, फिर बेचा है तो डेटर से पैसे लेने हैं, और फिर किसी और से कोई पैसे लेने हैं, एम्प्लॉय को जहन में ला के, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स, और एंड पे दराज में पड़ा हुआ कैश। तो कोशिश करिएगा ये 4 चीज़ें अगर तरतीब से आ गई बैलेंस शीट में तो बहुत कमाल हो जाएगा। तो स्टॉक, डेटर, एडवांसेस और कैश एंड बैंक, यहाँ तरतीब का ख्याल रख लीजिएगा। इधर भी तरतीब का ख्याल रख लीजिएगा, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट तरतीब नहीं है कि पीपी ऊपर आए और इंटेंजिबल नीचे आए। इसमें कोई इतना मसला नहीं है, जैसे मर्जी आए। बस थोड़ा सा मैंने यहाँ कहा है ध्यान रख लें, स्टॉक, डेटर, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, और चीज़ें सादा सादा सी हैं, बस सुने और रिटेन करें। इधर भी करंट लाइबिलिटीज़ में भी कोशिश कर लीजिएगा। ऊपर वाली जगह देख लें, करंट पोर्शंस के लिए है, पिछले सफ़े पे ऊपर वाली जगह करंट पोर्शंस के लिए है। फिर ट्रेड एंड अदर पेएबल्स और इंटरेस्ट पेएबल, ये सारे ज़रा इसी तरतीब से आते हैं। ऊपर ट्रेड एंड अदर पेएबल्स आ जाते हैं, फिर इंटरेस्ट पेएबल आ जाता है, फिर डिविडेंड पेएबल आ जाता है, फिर टैक्स पेएबल आ जाता है। और ये सारी चीज़ें आपको याद है, आप लोगों ने बैलेंस कैश फ्लो के अंदर आती थी। कैश फ्लो में इंटरेस्ट भी आता था, कैश फ्लो में डिविडेंड भी आता था, और कैश फ्लो में टैक्स भी आता था। इन तीनों की पेमेंट्स इकट्ठी आती थी। तो ये इंटरेस्ट पेएबल, डिविडेंड पेएबल, टैक्स पेएबल, बाकी सारे पेएबल कहाँ जाएंगे? ट्रेड एंड अदर पेएबल। तो किसी हद तक हो सका तो याद रख लीजिएगा, उधर करंट पोर्शन आते हैं चीज़ों के, फिर आपका आता है ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, फिर आपका आता है इंटरेस्ट पेएबल, डिविडेंड पेएबल और टैक्स पेएबल। लेकिन टैक्स पेएबल को हाँ इसी तरतीब से रख लो। मैंने तरतीब करंट लाइबिलिटीज़ में थोड़ी सी बताई है, ध्यान रख लो, और दूसरी तरतीब का ध्यान रख लो। क्योंकि P&L भी तो देखो, P&L में हम ऐसे तो नहीं करते, कभी मूड में आया हो सेल से पहले ही अदर इनकम लिख के, अदर इनकम, उसमें से एडमिन एक्सपेंसेस माइनस करें, सेल एंड पे आ रही हो CT/DT के बाद। तो अच्छा लगता है। कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप कंपनीज़ की देखो तो इसी तरह होता है। बिल आपके साथ वाले का भला करे, पता नहीं हमारे पास कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पड़ी हुई हैं या नहीं पड़ी हुई। किसी ज़माने में हमने भी रखी थी एक जगह पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेले होते थे, डाउनलोड करके लगे रहते थे। पता नहीं आप लोग क्या करते हैं घर में, तो डाउनलोड करके रख लिया करो। रखने में क्या मतलब, रखने में तो कोई मेमोरी फुल होनी है बस आपके लैपटॉप की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आप लोग प्रिंटेड फॉर्म में लें, आप लोगों ने क्यों डाउनलोड करनी है? आप माल रोड पे जाएं स्टॉक एक्सचेंज में, और स्टॉक एक्सचेंज में हम तो 20-20 उठा के ले आते थे, उधर तो कोई नहीं पूछता। आजकल शायद सुने 4-5 देते हैं सिर्फ, तो 4-5 कंपनीज़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के ले आए, आपको किसने पूछने, कोई मना नहीं करता। उधर ऐसे पड़ी होती हैं, ढेरों ढेर पड़ी होती हैं, कोई उठाने वाला नहीं है उनको। कंपनीज वाले प्रिंट करके स्टॉक एक्सचेंज में फेंक जाती हैं, स्टॉक एक्सचेंज से मेरे आप जैसे लोग आके स्टूडेंट आके लेके चले जाते हैं। तो ये सारी प्रिंटेड फॉर्म में पड़ी हुई है, रंगीन कलर की। स्टॉक एक्सचेंज में जाके ले आए कभी भी। संडे को तो नहीं, अब आपके लिए तो नहीं खोलेंगे स्टॉक एक्सचेंज वो, पता नहीं ये अजीब सी, ये तो स्कैन हुई है, नज़र भी सही नहीं आ रहा। तो ये पता नहीं किस कंपनी की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो अजीब सा इसमें गंदी मचा हुआ है। इसमें क्या नज़र आ रहा है, गुजारा हो रहा है। तो करंट लाइबिलिटीज़, ऊपर एसेट्स आ रहे हैं, एसेट्स में ये कैश एंड बैंक इसने नीचे रखा हुआ है। पता नहीं इनके बिज़नेस का स्टॉक तो है ही नहीं, पर कौन सा बिज़नेस खोल लिया, छोड़ने पड़े। अच्छा ठीक है, क्लास के बाद मुझे बताना है अब आपने कौन कौन सा। अच्छा नहीं सही है, वो भाई को बोलने का हक है। अच्छा अब ये 3 नोट आपने देखने हैं, 3 नोट आपने देखने हैं। एक आप लोगों को मैंने कहा नोट्स देखना है ट्रेड एंड अदर पेबल्स का, नोट नंबर 7। एक मैं आपको दिखाऊंगा एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स का, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी होती हैं। और एक दिखाऊंगा कैश एंड बैंक का। रास्ते में मेरा दिल कहीं रुकने को चाहा तो मैं रुक जाऊंगा। ये नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू हो गए।
ओह, लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस भी बतानी होगी। ये इंशाल्लाह पास्ट पेपर का क्वेश्चन 2 किसी दिन करेंगे। तो लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस भी आपने बतानी होती है। बाकी ये पता नहीं क्या क्या कहानियाँ होती हैं, ये भी बतानी होती हैं। ये किसी दिन याद कराइएगा, पढ़ लेंगे। अब सबसे पहला नोट है शेयर कैपिटल का। ये इंशाल्लाह कल परसों की क्लास में बनाएंगे, बस आप आते रहें, अब छुट्टियाँ नहीं करनी। इसके बाद ये सारे नोट्स नहीं है आपके सिलेबस में, मैं बताऊंगा इसमें से। ट्रेड एंड अदर पेबल्स, इसमें तो लुट मची हुई है। ट्रेड क्रेडिटर, जानने वाले अनजान, प्रोविडेंट फंड, एक्रूड बिजली के बिल पेबल, WPPF, WWF हमने उधर एक्सपेंसेस के तौर पे अदर एक्सपेंसेस में डाला था, इधर लाइबिलिटी के तौर पे डाला हुआ है। वो एक्सपेंस था अदर एक्सपेंसेस में जो गया था, इधर लाइबिलिटी के तौर पे डाला हुआ है। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, अदर लाइबिलिटी, वहाँ जाके सारी चीज़ें इधर डाल दें। ट्रेड क्रेडिटर्स, एक्रूड लाइबिलिटीज़, बिजली के बिल पेबल, सारे पेबल्स उठा के इधर डाल देने हैं, सिवाय इंटरेस्ट पेबल के, डिविडेंड पेबल के, टैक्स पेबल के और करंट पोर्शन के। याद है ना ऊपर? तो सारा स्क्रैप उठा के इधर डाल देना है ट्रेड एंड अदर पेबल्स में। छोटे मोटे पेबल, मोटे मोटे पेबल उधर चले जाएंगे, छोटे छोटे पेबल मोटे मोटे कौन से हैं? इंटरेस्ट पेबल, टैक्स पेबल, डिविडेंड पेबल, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन या शॉर्ट टर्म लोन भी इधर फेस पे शो कर दीजिएगा। तो मोटे मोटे पेबल उधर, छोटे छोटे पेबल इधर। बुलवाते हो सुबह सुबह। अच्छा, PPE का नोट आ रहा है। PPE के नोट में ये डिटेल है कहाँ कहाँ फैक्ट्रीज हैं हमारी। फिर उसके बाद ये नोट आज हम बनाएंगे, ये भी नोट डिस्पोजल हो रही है। उसके बाद मैंने आपको कहा था छिक के रखें काम, डेटर्स का नोट, हाँ ये भी हम बनाएंगे। डेटर्स का नोट, कंसिडर्ड गुड, कंसिडर्ड डाउटफुल, ये बनाएंगे हम। ट्रेड डेट्स, डेटर्स का नोट। कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक बैलेंस वो रह गए। हाँ यही तो दिखाना था। एडवांसेस, डिपॉजिट्स, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स टू एम्प्लॉइज आमतौर पे फेस में भी आ जाता है, कोई ऐसी बात नहीं, इसने यहाँ शो किया हुआ है। एडवांसेस टू सप्लायर्स, वो जो हमारे सवाल में है, होंडा ने जनरल टायर को एडवांस पैसे पकड़ाए हुए हैं। इधर फेस पे क्या चीज़ें आनी हैं, इनको छोड़े ना, ये चीज़ें ना देखें। इधर फेस पे क्या चीज़ें आनी हैं, फेस पे आने तरतीब से ज़रा याद रखें। स्टॉक, डेटर, एडवांसेस, डिपॉजिट, प्रीपेड, अदर रिसीवेबल्स और कैश एंड बैंक। और सेल्स टैक्स रिसीवेबल, इनकम टैक्स रिसीवेबल, कोई इस टाइप की चीज़ हो वो आ जाना है, वरना बाकी सारा स्क्रैप इधर आ जाना है। अदर रिसीवेबल, एडवांस टू सप्लायर, शॉर्ट टर्म एडवांसेस टू एम्प्लॉइज, यानी कि एडवांस, डिपॉजिट, प्री पेमेंट, ये 3 लफ्ज़ ज़रा जहन में रखें। एडवांस, डिपॉजिट्स एंड प्री पेमेंट्स। एडवांसेस वगैरह एम्प्लॉइज़ को दे दिए एडवांस सैलरी, या जनरल टायर को दे दिए कि भाई हमें टायर दे दो। डिपॉजिट वगैरह कहीं बैंक में शॉर्ट टर्म अरसे के लिए पैसे रखवा दिए तो। और उसके बाद प्री पेमेंट्स, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी, प्रीपेड फलां फलां फलां। तो ये सारी चीज़ें इधर आ गई। तो ये चीज़ें तो नहीं याद करनी, याद तो करना है वो कि बैलेंस शीट के फेस पे क्या आना है। फेस पे आना है स्टॉक, डेटर्स, एडवांसेस, डिपॉजिट, प्रीपेमेंट्स, अदर रिसीवेबल्स एंड कैश एंड बैंक। ऑब्वियसली इधर शॉर्ट टर्म आ जाएंगे। और एक और नोट मैंने आपको दिखाना था, कैश एंड, इसमें सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है और कैश इन हैंड है। और इन पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 6 से 7.5%। बाकी वो बनता कितना है वो तो यूज़र को जाके अदर इनकम में कहीं ना कहीं नज़र आ ही जाएगा, तो इधर कैलकुलेट नहीं करना, इधर बस एज ऑन बैलेंस लिखना है। तो ये जी आखिरी नोट था हमारा बैलेंस शीट का। इसके बाद नोट शुरू हो गए हैं P&L के, तो उनसे अभी हमें कंसर्न नहीं है। नहीं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपने 6% पे की होंगी, दूसरे बैंक में आपने 7% पे पैसे रखे होंगे। अच्छा, आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दिस, ये सारी डिस्कशन के बाद मुझे ये फील हो रहा है कि हमें कुछ चीज़ों को क्लब करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को क्लब करना पड़ेगा। इन दोनों को क्लब करना पड़ेगा, इन दोनों को क्लब करना पड़ेगा। किस नाम से? कैश एंड बैंक। और फिर नोट में जाके एक नोट बन जाएगा, जिसमें अभी नोट नंबर 16 बना हुआ था। डेटर है, ये इंशाल्लाह हम फेस पे शो कर देंगे। स्टॉक है, ये भी हम फेस पे शो कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नोट में नेट करके आ जाएगी। एडवांसेस, डिपॉजिट्स एंड प्री पेमेंट्स, एडवांसेस,
डिपॉजिट्स एंड प्री पेमेंट्स, इन सबको क्लब कर देंगे हम और एक नोट सा बना देंगे। अगर नीचे इनके बारे में कुछ ना बताया हुआ तो बस इन चारों को बैलेंस शीट के मुंह पे शो नहीं करना, बल्कि इन चारों को इकट्ठा करके ये जो भी नोट नंबर 15 टाइप मैंने आपको दिखाया ना, इसमें डाल देना है। उसके बाद सेल्स टैक्स रिसीवेबल है, ये तो फेस पे शो कर देंगे, कोई मसला नहीं। फ्री होल्ड लैंड, फर्नीचर, कमोडिशन, मशीन, ये तो आपको पता है पीपी में शो करने हैं, इनको मैं क्लब भी नहीं कर रहा। डीटीएल, शॉर्ट टर्म लोन, ये भी लोन है, बैलेंस शीट पे नज़र आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज़ में। अकाउंट्स पेबल, एक्रूड लाइबिलिटी, अकाउंट्स पेबल, ये जो ये थोड़ा हम इंशाल्लाह चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो हमें पक्की होती जाएंगी। आज तो पहली क्लास है ना, ट्रेड एंड अदर पेबल्स, क्योंकि इन दोनों पे जब मैं उंगली रखूं, ना ये इंटरेस्ट पेबल, ना ये टैक्स पेबल, ना ये डिविडेंड पेबल, ना ये करंट पोर्शन ऑफ लोन, तो इन बैलेंसिंग उठा के इनको डाल दें ट्रेड एंड अदर पेबल्स में। तो दो चीज़ें ज़्यादा क्लब होनी है, एक ट्रेड एंड, ज़्यादा क्लबिंग नहीं है, ट्रेड एंड अदर पेबल्स, और दूसरा एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड, बाकी ये कोई ऐसी क्लबिंग नहीं है जो मैं आपको बताऊं, ये तो आपने खुद भी कर लेनी थी अगर ना बताता मैं। बस ये कुछ छोटी मोटी क्लबिंग है, ये इंशाल्लाह हम कर लेंगे। सीटीपी है, इसके बाद इशू सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल है, सरप्लस है, रिटेन अर्निंग है, ये तो सारी अलग अलग लाइन आइटम्स हैं, और ये चीज़ें तीन आखिरी वाली इक्विटी की हैं। ओके, अब असल में मसला ये है कि इस सवाल को अगर मैं ओपन करूं तो वाइट बोर्ड पे जगह ख़त्म हो जानी है, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, आपको ना सिर्फ पहले ये नोट बना के दे रहा हूं, पीपी का मशहूर ज़माना जो 10-12 मिनट में हम बना लेंगे, बचपन से बनाते आ रहे हैं। ये नोट बनाने के बाद फिर मैं प्रॉपर सवाल के फॉर्मेट और सारी डिस्कशन आपसे शुरू करता हूँ। तो आप हज़रात पहला सफ़ा छोड़ दें बैलेंस शीट बनाने के लिए, दूसरे सफ़े पे हेडिंग दे दें नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और पहला नोट बनाते हैं जी। जी अच्छा मोहतरम, BS सेट में क्या पता नहीं की हो गया यार, नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। अब्बू आपको पता है आज जो है वो पप्पू के अब्बू ने जो है वो उसको साइकिल गिफ्ट की है। इट्स नॉट द वे। अच्छा, फॉर द ईयर एंडेड 30/2015। अच्छा, अब नोट के नंबर देने हैं, नोट के क्या देने हैं, नंबर देने हैं। तो मेरी मर्ज़ी में जहाँ मर्ज़ी से शुरू कर दूँ तो इसमें कोई मसला नहीं है। तो नोट नंबर 1 इसको मैं नंबर दे देता हूँ, खैर है। नोट नंबर 12 से भी शुरू कर सकते हैं, जो मर्ज़ी कर लें। नोट नंबर 1 इस तरह पेपर में लिखेंगे, नोट नंबर 1, और पहले ऊपर पूरा नाम लिखेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा जी, एसेट्स के नाम बताएं। कैश कहाँ से आ गया भाई, तो इसको चेक कराओ भाई को। लैंड, ठीक है, फ्री होल्ड लैंड, तरतीब से बता रहे हैं। फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पीपी नहीं है सरकार। ओके, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, रिवैल्यूएशन बहुत पुरानी है इसलिए कोई मसला नहीं कि रिवैल्यूएशन के लिए जगह छोड़ें। जो हजरात घरों में बैठ के लेक्चर ले रहे हैं 15 सेकंड के लिए खड़े हो जाएं।
आप बताएं कौन कौन घर में खड़े हुए होंगे, ज़रा जल्दी से बता दें, नाम लेना शुरू कर दें। कुतब, जैन, वलीद, हसाम, वसीम अकरम, हाशिर, सरगोदा तक पहुंच गए तुम। रिजवान, मुमताज़, रशीदा, हाँ जी, साद अली, साद भाई, अस्सलाम वालेकुम आपको, सलाम जी। और रशीद, अल्लाह वसाया, खुशी मोहम्मद, अब्दुल रशीद साहब, बाबर खान साहब, मुख्तार अल्लाह, लुकमान, गालिब, मीर तकी मीर, बुरहान, कोटद्दू, साद, कद्दू, आसिम मुनीर, ये कौन है? नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी, चलो। अच्छा जी, पोस्ट क्लोजिंग का क्या मतलब है? ये क्या कहते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस या ओपनिंग बैलेंसेस हैं? क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। बताएं, ये लिखवाएं सबके क्लोजिंग बैलेंसेस। लैंड का 375, फर्नीचर का, मशीन का, सरप्लस नोट में नहीं आएगा ना, अभी मैंने पढ़ के बताया था कि सरप्लस 4 साल पुराना है, तो वो अगर आ रहा होता तो मैं लिख लेता, क्योंकि मैं सवाल रीडिंग टाइम में पढ़ लिया आपके सामने, तो आ रहा होता तो मैं लिखता जी। 150। आगे जी। टोटल का कॉलम बनेगा, बनेगा क्यों नहीं बनेगा, वो कोई नहीं, चलो एंड के ऊपर ये इधर से कड़ीच करके ऐसे टोटल तो कम से कम ये वाली फिगर तो जानी है ना बैलेंस शीट के फेस पे। ओके, ना टाइम हुआ तो कम से कम ये वाली फिगर तो निकालिएगा। अच्छा, The revaluation of freehold land was carried in 2011 and resulted in surplus of 120. The valuation was carried out by blah blah blah. तो नोट नंबर 1.1, पहले इधर 3 लाइनें छोड़ दें, पता नहीं क्या क्या बात बुलाना है इधर, वैल्यू मेथड और डिविजन रेट और अच्छा, द वैल्यूएशन, द लैंड इज कैरिड एट, the land is carried at revalued amount, नहीं 120 इधर बताने की जरूरत नहीं, बस the valuation was carried out आप लोगों ने जज्बात में चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख देना है, बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। अम्मी का नाम था ए, अब्बू का नाम था बी, बेटे का नाम रख दिया डी। अरसा हो गया लिखे हुए, हाथ थक जाता है। कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड
इस्लामाबाद। इस्लामाबाद ये पेशावर से निकल के आता है। सर ये पेपर में मैंने भी ऐसे ही लिखना है जी। तेरी सादगी पे गुरबान जाए हैं गालिब, तो कभी आओ और हमारी क्लास में शेर सुना। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, फिर आपने 6 महीने दोबारा रुलाया उसे। साथ साथ पढ़ना था इस दफा। अली दफा से पहाड़ की तरह मजबूत होना चाहिए बंदे को अंदर से। ये हालात की वजह से जो प्लस माइनस फिर होता है, तो ज़रा कभी इस वजह से छुट्टी, कभी इस वजह से छुट्टी। अच्छा 101-2 बुखार तक तो बंदा आ जाता है, हमने पढ़ाया भी हुआ है 101-2 में, तो इसलिए बंदा कोशिश करके हिम्मत करके आ सकते हैं, बस जज्बा होना चाहिए। अच्छा अब आप मुझे ये बता दें कि एक और नोट आता था, हैड देयर बीन नो रिवॉल्यूशन, तो हैड देयर बीन नो रिवॉल्यूशन, the land would have appeared in books at a cost of, अगर फिक्स्ड एसेट होता दूसरा कोई डेप्रिशिएबल तो मशीन वगैरह या वो, तो फिर उसकी बुक वैल्यू लिखते हैं एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज़। अब देखें लैंड किस पे पड़ी है, 375 पे। इसमें इधर देखें रीवैल्यूड अमाउंट, अच्छा रिवैल्यूएशन सरप्लस तो लैंड वुड हैव अपीयर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹255। बुक वैल्यू मैंने ऐसे ही लिख दी है बस, लफ्स कैरिंग अमाउंट अच्छा लफ्स है, क्योंकि डेप्रिशिएट तो होती नहीं वैसे, ऑफ रुपीज़। इसमें आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में पेपर में, ये वर्किंग ही वैसे शो होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत आई कैप भी चला रहे हैं नोट में साथ साथ। असूली तौर पे तो यूज़र को शो नहीं होना ये 375 और 120, यूज़र को तो 255 ही नज़र आना चाहिए कि लैंड 255 की कॉस्ट पे नज़र आएगी। ओके ले आओ इधर। The company uses straight line method for charging depreciation and amortization. कर लो फिर साथ ही फारिग कर दो, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। नोट नंबर 2, 1 मिनट, ये एक दो ना दो तीन लाइनें छोड़ दीजिएगा, एक नोट 1.3 मैंने बनाना है ज़रा। अच्छा नोट नंबर 2 इन टेंजिबल्स, अब इंफॉर्मेशन है तो साथ ही बना दें। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, accumulated amortization, ओपनिंग एडिशन डिस्पोजल इसकी कोई नहीं है, क्लोजिंग, ओपनिंग amortization और क्लोजिंग। बताएं जी कॉस्ट और अकोमोडेटेड अमोर्टाइजेशन पोस्ट क्लोजिंग, यानी कि ये बैलेंस शीट में नज़र आ रही है ऑलरेडी, ट्रायल क्लोजिंग है, पोस्ट क्लोजिंग है, सारी एंट्रीज हो चुकी हुई हैं।
ओके। Company uses straight line method for charging depreciation. Building is depreciated at the rate of 5%, whereas 10% depreciation amortization on machine, furniture and computer software. जी मेथड पूरा लिखना होगा वैसे आपने। मेथड रेट मॉडल कॉस्ट हाँ जी हाँ बोलो। जी बोलो क्या। हाँ अभी मैं करता हूँ, मुझे एडिशन डिस्पोजल की डिटेल देख लेना। कंस्ट्रक्शन ऑन थर्ड फ्लोर नहीं, थर्ड क्लास फ्लोर नहीं कंस्ट्रक्शन ऑन थर्ड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग कमेंस्ड ऑन यकम मार्च 2015। वो भी वही चार्ट डाल रहा है जो मैंने उधर डाला है। ये मैंने आम का चार्ट डाला है, वो सूडे का डाल रहा है। अच्छा देखो ना, वाइट बोर्ड से देखो। कंस्ट्रक्शन ऑन, तो मज़ा आता है चार। कंस्ट्रक्शन ऑन थर्ड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग commenced on यकम मार्च 2015 and is expected to be completed on 30 सितंबर 15। तो ये कब मुकम्मल होनी है? अगले साल मुकम्मल होनी है। अच्छा कुछ ऐसे बच्चे अजीब से क्लास को बताते हैं, कहते ये बिल्डिंग पे काम शुरू हो गया, अगले साल मुकम्मल होनी है, तो इसे करंट एसेट में डाल दें। भाई कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस तो नॉन करंट एसेट है, क्योंकि ये अपने अंदर एक बिल्डिंग है। क्या मतलब अगले साल मुकम्मल हो जानी है तो इसको करंट एसेट में डाल दिए, क्या बात हुई? तो अजीब अजीब से सवाल क्लास के बाद आके पूछते हैं, टीचर मुंह उधर करके रो रहा होता है कि जाने के बाद यार देखें ना, अब एक बिल्डिंग पे काम शुरू हुआ है तो जब तक काम चलता रहेगा, तो चाहे वो बिल्डिंग है चाहे वो लैब के अंदर इनटेंजिबल बन रहा है, जब तक बना नहीं तब तक नॉन करंट एसेट है, बन गया फिर भी नॉन करंट एसेट है। ये तो नहीं कि कोई चीज़ बनना शुरू हुई अगले साल बन जानी है तो उसे करंट एसेट में डाल दें। तो कंस्ट्रक्शन ऑन थर्ड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कमेंस्ड ऑन यकम मार्च 2015, हमारे साथ शुरू हुई एंड एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड ऑन 30 सितंबर 2015, और उम्मीद है कि ये अगले साल इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। द कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 20 मिलियन एंड वॉज कैपिटलाइज्ड ऑन 30/15। अल्लाह का शुक्र है 30/15 को मैंने कॉस्ट कैपिटलाइज कर दी है। 30/15 को कॉस्ट इस पर क्या कर दी है? कैपिटलाइज कर दी है। तो 30/15 को कहते हैं मैंने इसे कैपिटलाइज कर दिया। कहाँ कैपिटलाइज किया होगा? बिल्डिंग की तामीर का खर्चा। कहाँ? बिल्डिंग के अंदर कितने? 150 में। कहाँ? कैपिटलाइज्ड, कोई गलती तो नहीं है सच, कैपिटलाइज्ड कर दिया हुआ है कैपिटलाइज। लेकिन बेहतर ये है कि इसको ना यहाँ से निकाल दें, क्योंकि ये बैलेंस शीट के फेस पे अलग लाइन आइटम के तौर पे नज़र आना चाहिए, डेट इज CWIP। अब मैंने ये फिगर इसलिए लिखी थी कि पेपर में भी कभी ऐसी गलती हो सकती है, तो कोई मसला नहीं है। इसका तरीका ये नहीं होता कि यहाँ से 20 निकालना है, इसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हों, इसको 130 बना रहे हों,
करते हैं आप लोग, करते हैं आप लोग। ये याद कराइएगा, कल एक स्टूडेंट का पेपर दिखाना है ऑनलाइन, क्वेश्चन नंबर जो आखिरी सवाल था, क्वेश्चन नंबर 6 टर्म टेस्ट का, गॉट 15 आउट ऑफ 15। अच्छा जी, तो 100 क्या लिखा हुआ था? 50। वही जिनका पेपर एक बार शुरू में क्लासेस के दिखाया था तो इसमें यकीन नहीं आया था, याद है क्लासेस जब शुरू ही थी तो पेपर दिखाया था तो आप बंदे लेके आ गए थे कि नहीं ये क्या बात हुई। और जो कैलकुलेशन, हाँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, और जो नहीं 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 हद होगी, अजीब अजीब बातें कर रहे हो। सोल्यूशन के तरीके से पता चल जाता है कैसे किया हुआ है, और खुद कैलकुलेशन की हुई है, अजीब बोंकी मारते हो। हमेशा हमेशा गलत सोचा करो, हमेशा गलत सोचा करो। अच्छा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में ये नहीं कहता कि बिला वजह जो है वो दूसरों पे इल्जाम लगाओ। ओके चलें जी, ये 130 की बिल्डिंग हो गई, और जब बैलेंस शीट का फेस बनेगा तो उसमें हम CWIP कितना शो कर देंगे? 20 का। तो अभी याद करने के लिए पेपर में इंशाल्लाह इसको लिख लीजिएगा। इसके कई 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 तरीके होते हैं याद करने के। एक तो ये होता है तरीका कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये पेंडिंग लिख दिया, ताकि पेपर में एंड पे याद रहे कि इस 20 को मैंने लिखना है अलग से फेस के ऊपर। तो पेपर में भी काट के उसको 120 करते हैं, कोई मसला नहीं। ये एक प्रेजेंटेशन की चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ कुछ बच्चे क्लास के बाद आके सवाल पूछते हैं कि ये कैपिटलाइज हो गया, और ऑब्वियसली जब ये कैपिटलाइज हुआ होगा तो फिर ये डेप्रिशिएट भी हो गया होगा। बिल्कुल, बात तो शायद आपकी सही है, लेकिन सवाल ने उसका जवाब दे दिया कि मैंने कैपिटलाइज किया आखिरी दिन, तो इसलिए कहते परेशान ना हो, मैंने डेप्रिशिएट नहीं किया होगा। अगर तुम ज़्यादा सोच रहे हो तो मैं तुम्हारा बाप हूँ, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये मैंने साल के आखिरी दिन कैपिटलाइज किया, तो इसकी वजह से डेप्रिसिएशन ना बदलने बैठ जाना, क्योंकि डिस्क्लोजर्स का सवाल है। मेरा फोकस एरर्स सही करवाने पे नहीं है, मेरा फोकस है डिस्क्लोजर बनवाने पे है। फर्नीचर 8 मिलियन का ख़रीदा था, अब ये नहीं लिखा हुआ एंट्री हुई या नहीं हुई, सब हो चुकी हुई है, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल है। तो फर्नीचर 8 मिलियन का ख़रीदा था, एडिशन। अगर वो मैं बताऊंगा, फिर आगे 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 वो मैं बताऊंगा। अ मशीन वॉज सोल्ड ऑन 28 फरवरी 2015 टू एनजे एंटरप्राइज। पर्टिकुलर्स ऑफ बायर दे दिए उसने हमें कल, जिस तरह पता नहीं इकबाल को हम कोई चीज़ें बेच रहे थे, तो पर्टिकुलर्स ऑफ बायर अवेलेबल हैं। एनजे एंटरप्राइज को हमने मशीन बेची है, तो एट अ प्राइस ऑफ 13 मिलियन। ये 13 मिलियन तो कहीं नहीं जाना, ये तो सेल प्राइस है एसेट की। ये नोट की किसी दुम में चला जाए तो वो अलग बहस है, ये 13 मिलियन फ़िलहाल नोट में नहीं जाना। एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल द कॉस्ट वॉज 15। एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल द कॉस्ट वॉज 15 की कॉस्ट थी इसकी, एंड द WDV वॉज 10। मुझे WDV तो नहीं चाहिए, मुझे तो अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए। तो आई नीड अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। तो कई तरीके हो सकते हैं, यहाँ आप स्टार डाल के, क्योंकि वो फिगर्स ने यहाँ स्टार डाल के जहाँ मर्जी, अब इसी नोट के नीचे कहीं स्टार डाल के, कितने माइनस कितने, 15 माइनस 10, तो अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी कितनी है, 5। अच्छा, एक में वैसे मैं मशवरा दूंगा, ये मैं नेगेटिव साइन अभी लगा नहीं रहा, क्योंकि दिस कैन मेक सम कन्फ्यूजन वाइल कैलकुलेशंस, लेकिन अंदर पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाएं, कोई मसला नहीं। और ये फील लाइक ये कम रिडक्शन के कैरी डाउन्स हैं, तो बिका हुआ एसेट किताबों से निकाल दिया और इसकी आज तक की रिडक्शन किताबों से निकाल दी। अच्छा जी, एक आपने अब नोट बनाना होता है, वो मैं बना के मिटा दूंगा जगह जरा। नोट 1.3, डिटेल्स ऑफ PP डिस्पोज ड्यूरिंग द ईयर। कल आपको ये नोट दिखाया था, डिटेल्स ऑफ PP डिस्पोज ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, इसमें वैसे याद नहीं करना, जो जो चीज़ें डिस्पोजल अकाउंट में आती हैं उस टाइप की चीज़ें बेशक उठा के आपने लिख देनी है। तो एसेट का नाम, एसेट का नाम मशीन, लेकिन सिर्फ ये उस एसेट का नोट बनना है
जिस बिके हुए की बुक वैल्यू 5 लाख से ज़्यादा हो, और इसकी बुक वैल्यू 5 लाख से इतनी ज़्यादा है कि हमें देखते हुए भी शर्म आ रही है। 10 मिलियन इसकी बुक वैल्यू है, तो इसलिए इसका नोट बनना है। कॉस्ट 15, अकम्युलेटेड डिप्रिसिएशन 5, उसका बुक वैल्यू थी, तो ठीक है फिर रहने दें। फिर बुक वैल्यू कोई नहीं, कम्युलेशन डालने में मसला कोई नहीं। कॉस्ट बुक वैल्यू 10, सेल प्रोसीड, सेल प्रोसीड तो डेट इज लाइक डिस्पोजल अकाउंट, लेकिन कॉस्ट को मैं छुपा रहा हूँ अगर डिस्पोजल अकाउंट सोचना है तो। सेल प्रोसीड 13, तो 10 वाली चीज़ 13 की बिकी, कितना गेन आया? आगे फॉर्मेट में चीज़ें आपने डाल देनी है। क्या क्या? पर्टिकुलर्स ऑफ बायर, मोड ऑफ डिस्पोजल, रिलेशनशिप विद हिम इफ एनी। तो देख लें इसको एक दफ़ा चेक। चलिए आज किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाके देखते हैं। ये डिटेल्स ऑफ पीपीए डिस्पोज्ड ऑफ, oh that's very big disclosure. Details of operating fixed assets with book value exceeding 5 lakh during the year as follows. तो sold to फला, cost, book value, sale price, gain, mode of disposal. Particulars of buyer, ये है ना particulars of buyer, sold to, ये vehicles हैं जी, मैं उसको तो आएगा, उसने लिखा हुआ है ये एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, ये आउटसाइडर्स हैं, और फिर प्लांट एंड मशीनरी भी किसी को हमने बेचा है, और बस ठीक है। और बस कर दो यार, ठीक है, पता नहीं कितनी, बस ठीक है, तो ठीक है। वो तो 2-2, 3-3 सफ़ों के डिस्क्लोजर होंगे, हमें क्या, हमें तो जो डाटा अवेलेबल है वो डिस्क्लोजर बना दें। पर्टिकुलर्स ऑफ बायर, मोड ऑफ डिस्पोजल नहीं दिया हुआ, बस जाने दें, बस इस तरह लिख के छोड़ दें, मोड ऑफ डिस्पोजल। रिलेशनशिप अगर दे दे तो फिर लिख दीजिएगा, फिर छोड़ेंगे, बना दो दूसरा पार्ट।